नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। क्या नितिन गडकरी ने, क्या योगी आदित्यनाथ ने, क्या शिवराज सिंह चौहान ने, क्या संघ ने प्रधानमंत्री के ऊपर इतना हमला कर दिया कि प्रधानमंत्री जी विचलित हो गए हैं। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करने लगे हैं। माँ के अपमान का मुद्दा बना रहे हैं बिहार में चुनाव के लिए क्योंकि डर गए हैं कि बिहार में जिस तरह से लोगों ने गली-गली, गाँव-गाँव नारे लगाने शुरू किए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, उसने प्रधानमंत्री को डरा दिया है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और क्या वास्तव में बिहार के डर से प्रधानमंत्री जी ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देता? अभय दुबे जी से मैंने राजनीति के तमाम बिंदुओं पर बातचीत की है, बहुत रोचक बातचीत है। सीधे लेके चलता हूँ अभय दुबे जी के पास, आपसे रिक्वेस्ट है 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब करिए, जॉइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बहुत गलत किया है कांग्रेस के ने अपने मंच पे तेजस्वी यादव ने अपने मंच पर प्रधानमंत्री जी की माँ को अपशब्द कहे हुए। ये बात अलग है कि उस समय ना राहुल गांधी थे, ना तेजस्वी थे। जैसे मेरा कोई कार्यक्रम हो, कार्यक्रम खत्म हो जाए, कोई आदमी माइक पे आके कुछ भी कह दे, खराब है, किसी भी नेता की माँ को नहीं कहना चाहिए। एक नेता है कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, और शायद आज तक चैनल था, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सुरेंद्र राजपूत की माँ को बहुत ही अभद्र अश्लील कमेंट किए। मुझे लगता था हुँ, अगले दिन तक प्रधानमंत्री जी निकाल देंगे प्रेम शुक्ला को, लेकिन प्रेम शुक्ला मानसिक असंतुलित हैं, अभी भी आते हैं चैनल पे। बंगाल में दाढ़ी बढ़ा के रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टाइल में प्रधानमंत्री जी ने दीदी, ओ दीदी की आवाज़ें लगाई। हुँ, कहते हैं कि किसी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी की माँ को कांग्रेस की विधवा, हुँ, किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारे बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। हुँ, बिहार में इस बात को अब राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे दी गई। वो प्रधानमंत्री जी की माँ जो नोटबंदी में 2000 रुपए के नोट के लिए जिनको लाइन में लगा दिया गया था, और मुझे लगता है कि इससे नाकारा बेटा कोई हो नहीं सकता कि जो 2000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दे, उसको लानत है उसको बेटा होने पे, और देश का प्रधानमंत्री को सैलरी इतनी मिलती है कि अपनी माँ को 2000 5000 दे सके। देखिए बिहार में एसआईआर के मुद्दे ने जो क्रांति कर दी है, हुँ। गली-गली में नारा गूंज रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी की माँ पर चुनाव आ जाए। ये रणनीति मुझे लगता है अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे विस्तार से बताइए कि पार्टी में अब क्या यही बचा है कि नातेदार, रिश्तेदारों के अभिमान, स्वाभिमान, माँ का दर्द, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए कि शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करने में माहिर हैं? और प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बार-बार रोने क्यों लगते हैं? आपको याद है कि कोई प्रधानमंत्री देश का इतनी बार रोया, क्यों रोते हैं? इन सारे विषय पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी इस लिहाज से दुनिया के अकेले एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने अपनी माँ का राजनीतिक दोहन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मैंने किसी भी दूसरे नेता को ऐसा करते हुए आज तक नहीं देखा। जो भी कारण हो सकता है नरेंद्र मोदी की जो आदरणीय माँ थी, वो उनके अंदर कुछ ऐसी राजनीतिक आकर्षण हो, तो उनको बार-बार दिखाने से उससे उनके बेटे को लोकप्रियता हासिल होती हो। देखिए, जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे नहीं पता गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे ये काम करते थे कि नहीं करते थे। तो ये भी एक खास बात है। इसकी भी रिसर्च करनी चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या वो अपनी माँ के पास साल में 2-3 बार कैमरे लेके जाते थे और उसका राष्ट्रीय स्तर पे प्रसारण नहीं होता था? तो क्या गुजराती मीडिया में उसका प्रसारण होता था? इसकी कोई भी खबर किसी को नहीं है। लेकिन जिस दिन से वो 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद में वो 5-5, 6-6 कैमरे लेकर अपनी माँ के पास जाने लगे। और फिर वो ज़मीन पे बैठते थे, माँ अपने हाथ से उन्हें कुछ खिलाती थी, उनकी गोदी में सिर रखते थे और फिर उसका चारों तरफ से प्रसारण होता था। तो लगातार अ, अपनी माँ के ज़रिए वो लोगों के अंदर अपने प्रति भावनाएँ पैदा करते थे, अपने प्रति हमदर्दी के जज़्बात पैदा करते थे और इस तरीके से उन्होंने भारत की जनता के मन में बसने के लिए एक ट्रिक खेली। एक उन्होंने ट्रिक खेली और अपनी माँ का राजनीतिक दोहन किया। और वास्तव में आपने ठीक कहा, ऐसा बेटा कोई नहीं मिलेगा जो माँ के स्वर्गवास के बावजूद उनका राजनीतिक दोहन कर रहा है। उनके जीवन में भी उनका राजनीतिक दोहन किया नरेंद्र मोदी ने। अब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया है, अब भी वो उनके नाम का राजनीतिक दोहन कर रहा है। वो सोच रहा है कि चूँकि उसकी राजनीतिक गोट पिट चुकी है, हो सकता है कि उसकी माँ के ज़रिए उसकी राजनीतिक गोट थोड़ी-सी लाल हो जाए। उसमें एक लालिमा आ जाए, एक थोड़ी-सी आभा आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ 17 तारीख को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी।
कम से कम पहले 13 दिन तक भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं था कि इस वोटर अधिकार यात्रा का विरोध कैसे किया जाए। इसके प्रति उनका राहुल गांधी को गाली देने के अलावा उनके पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, कोई भी मतलब उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जिसके जरिए वो वोट अधिकार यात्रा का मुकाबला करते। 13-14 दिन के बाद में उन लोगों ने एक घटना हुई। वो घटना ये हुई कि जब वोटर अधिकार यात्रा का मंच था, उस मंच पे उस अधिकार यात्रा के दोनों बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। तभी अचानक एक व्यक्ति ने कुछ अशिष्ट बातें वहां पर मंच पर कह दी नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी मां के लिए। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तत्परता के साथ में। उसके खिलाफ जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई होनी है वो हो रही होगी। और उस व्यक्ति का कोई कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल से कोई साथ हो, इसका भी कोई प्रमाण अभी तक नहीं पेश किया गया है कतई। अच्छा, ये सब करने के बाद में फिर इस मसले को जीवित रखने के लिए कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर पटना में सदाकत आश्रम के ऊपर बाकायदा भाजपा के लोगों ने डंडे लेकर हमला किया और बाकायदा हिंसा की। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने, अच्छा सुनिए, मां को दी गई गाली से प्रधानमंत्री कितने दुखी थे कि वो जापान और चीन चले गए और जापान और चीन की यात्रा करने के बाद में फिर लौटे और आके पहले ही कार्यक्रम में अपनी मां को दी गई गाली के ऊपर दुख प्रकट किया और उनकी आंखों में आंसू भर आए। मतलब मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूं कि एक व्यक्ति अपनी राजनीतिक सफलता के लिए किस सीमा तक जा सकता है। कोई उनकी सीमा ही नहीं है। मुझे ना वो दूसरे के, ना वो किसी भी व्यक्ति के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। नरेंद्र मोदी के मन में अगर स्त्रियों की और स्त्रियां ही मां होती हैं और तो कोई मां होता नहीं है। सोनिया गांधी के लिए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जर्सी काऊ कहा था सोनिया गांधी को, कांग्रेस की विधवा कहा था सोनिया गांधी को, उन्होंने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आप सब ये बातें कह चुके हैं और भी कई लोग टीवी पर, सोशल मीडिया में ये सब बातें कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी क्या क्या बोले हैं स्त्रियों के बारे में, दूसरों के पुरुषों का उन्होंने क्या क्या अपमान किया है और स्त्रियों का क्या क्या अपमान किया, रेणुका चौधरी के बारे में क्या बोले थे, सब लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, फिर नरेंद्र मोदी में एक और खास बात है उनकी, वो कहते हैं मेरी बात बनाम आपकी बात। ये नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत। जैसा कोई नरेंद्र मोदी को अगर भ्रष्ट कहता है कि ये भ्रष्ट हैं, तो वो कहेंगे आप भ्रष्ट हैं, फिर वो जनता में उस बात को ले जाएंगे, अपनी बात लगातार कहते रहेंगे और ये मानेंगे कि जनता जो है ना, उनकी बात पे ज्यादा भरोसा करेगी। वो टेस्ट भी करते हैं, जनता उनकी बात पे ज्यादा भरोसा करेगी और दूसरे की बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करेगी। जिस वक्त कर्नाटक में जब 40% सरकारा का नारा कांग्रेस ने दिया और मुंबई सरकार भ्रष्ट है, इसकी मुहिम वहां पर चली कांग्रेस की तरफ से और एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर हुई, तो नरेंद्र मोदी वहां पर आए और नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 80% की सरकार थी कांग्रेस की जो कर्नाटक में थी। और उन्होंने इस बात को इस तरीके से रखा कि लोग, कर्नाटक के मतदाता मेरी बात पर विश्वास करेंगे और कांग्रेस की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। नतीजा क्या निकला? लोगों ने कांग्रेस की बात पर विश्वास किया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। जहां जहां नरेंद्र मोदी ने जिस चुनाव में कहा है कि मुझे गालियां दी गई और गालियों की सूची तक गिनाई, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ये सब बिल्कुल प्रमाणित बातें हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस वक्त भारत की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, ये दौर वो दौर नहीं है 2014, 15, 16, 17, 18 का दौर नहीं है, जब लोग नरेंद्र मोदी की बात को ज्यादा सुनते थे और दूसरों के मुकाबले उनकी बात पर अपेक्षाकृत अधिक भरोसा करते थे। आज वो वक्त चला गया है। आज का भारत राहुल गांधी की बात सुन रहा है, आज का भारत तेजस्वी यादव की बात सुन रहा है, आज का भारत अखिलेश यादव की बात सुन रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुन रहा है, इन लोगों की बात सुन रहा है भारत। और मेरे पास इस बात के प्रमाण है, मैं बता रहा हूं, मैं और जगह कह चुका हूं इस बात को। मैं 4 PM के मंच पे कहना चाहता हूं कि मैंने 2 वीडियो बनाए। एक दिन वीडियो बनाया नरेंद्र मोदी के ऊपर, उनकी आलोचना में बनाया वीडियो, और उसको जब अपलोड किया उनको, तो प्रति घंटे 6 से 7 हजार लोगों की रफ्तार से उस वीडियो को लोगों ने देखा, काफी लोगों ने देखा, लेकिन उसकी जो रेट था देखने का, वो 7-1 हजार प्रति घंटे रेट था। तो हमारे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, लोगों ने कहा नहीं अच्छा रेट है, काफी अच्छी गति है, इसके बाद नरेंद्र मोदी अभी भी लोकप्रिय है।
दूसरे दिन मैंने राहुल गांधी के ऊपर एक वीडियो बनाया उसी 15-20 मिनट का और उसको अपलोड किया। उसको 23,000 लोगों प्रति घंटे की रफ्तार से लोगों ने देखा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कौन लोकप्रिय है। अभी सोशल ब्लेड से आंकड़े लेकर कई चैनलों ने, न्यूज़ 24 ने भी, जो कमर्शियल चैनल है, उसने बताया कि 14 दिन जो रहे इसके वोटर अधिकार यात्रा के, उसमें सोशल मीडिया पर कौन आगे रहा, भाजपा कांग्रेस में और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। वहां कांग्रेस, वहां भाजपा और नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी और कांग्रेस की पिछाड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है, बैकलाइट नहीं दिखाई पड़ रही है उनकी। ये हालत है। आप मतलब यूट्यूब पे कांग्रेस को 30 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स प्राप्त हुए हैं आपको मैं और 1 भारतीय मिनट जनता पार्टी रुकूंगा, को कुछ लाख व्यूअर्स प्राप्त हुए हैं। ये हालत है। 1 मिनट आपको रुकूंगा। बिहार में हमारा 4 पीएम के स्थानीय संवाददाता अभिषेक बड़ा अच्छा नौजवान है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट करते हैं और हमारे से स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट हयात अब्बास गई बिहार में और बिहार में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करी उन्होंने। बिहार का चुनाव हम लोग बड़े प्रमुखता से कवर कर रहे हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते थे अभय द्विवेदी 28 दिनों का रिकॉर्ड जो सोशल यूट्यूब पे दिखाई देता है ऊपर मास्टर पे, 28 दिनों में हमारे 32 करोड़ व्यू हैं। हर रोज हमें मतलब 4 पीएम को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू रोज मिल रहे हैं, 1.25 करोड़। देश के बाकी चैनल आधे पे भी नहीं है। 1.25 करोड़ व्यू एक चैनल संजय पे जी, आना। संजय जी देखिए, 4 पीएम तो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जहां तक सोशल मीडिया पॉलिटिकल न्यूज का सवाल है और न्यूज एनालिसिस का सवाल है, 4 पीएम देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको इतने व्यूअर मिल रहे हैं तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको तो व्यूअर मिल रहे ही हैं इतने। मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, उसकी उम्र 1-2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। ठीक कह जो रहा है, लोगों में वहां पे भाजपा और कांग्रेस को मिलने वाले, राहुल गांधी और मोदी को मिलने वाले व्यूअर, देखिए बहुत फर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी अभी भी 2014, 15, 16, 17, 18 की दुनिया में रह रहे हैं। उन पहले 4 सालों की दुनिया में रह रहे हैं जब लोगों उनसे बहुत उम्मीदें थी और लोग वो जो कहते थे वो मान लेते थे लोग। उसके बाद आप देखिए, मैं तो हमेशा मानता हूं कि अगर 2019 में पुलवामा नहीं होता, बालाकोट स्ट्राइक नहीं होती, तो मोदी जी उसी वक्त गठजोड़ सरकार में आ जाते। और जब 2024 में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर गठजोड़ सरकार में वो आ गए और उन्होंने अगर चुनाव में वो सब झांसेबाजी ना की होती तो इस वक्त उनकी सीटें 175-80 होती इस वक्त मोदी जी की। तो ये सब वक्त वो निकल चुका है जब मोदी जी अपने आंसुओं से लोगों को पिघला लेते थे। वो वक्त, ये वक्त जा चुका है। अब मोदी जी की एक्सपायरी डेट नजदीक आती जा रही है और वो अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी दौर में है। वो किसी तरीके से, जिसे कहते नहीं है कि डूबता व्यक्ति जो है किसी तरह हाथ पैर मार के ऊपर अपने आप को तैराता रहता है, फ्लोट करता, सतह के ऊपर आने की कोशिश करता रहता है। ये सारी उस तरह की कोशिशें हैं जो भारत का जो प्रधानमंत्री सार्क संगठन, जो कि भारत की पहलकदमी थी, उस सार्क संगठन के जरिए पूरे साउथ एशिया में नेतृत्व करता था, साउथ एशिया का, और सारी दुनिया की विदेश विदेश नीति में ग्लोबल मंच पर हस्तक्षेप करता था। वो जाकर चीन के नेतृत्व में वहां खड़ा हो गया, जाकर शंघाई सहयोग संगठन में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इन्होंने क्या हाल कर दिया है भारत का। अब ये वहां पर रोकर जज्बात करके अगर चाहते हैं कि इससे बिहार की जनता के वोट उनको मिल जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलतफहमी में है। देखिए कुछ दिनों बाद ये अभी वो सब इस मामले को खुद भी बंद कर देंगे उठाना। जब इनको बीच में उन्होंने सब कहा था ना कि सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है, ये सब बोले थे, उसके बाद उठाना बंद कर दिया उस बात को। जब समझ में आ गया कि इसकी कोई परचेज नहीं है, कोई इनके पक्ष में उसकी वजह से नहीं हो रहा, उठाना बंद कर दिया। नहीं, बात ही नहीं करते वो ऑपरेशन सिंदूर की। नरेंद्र मोदी हाँ, के मुंह से धोखे से भी ऑपरेशन सिंदूर नहीं निकलता है। फजीयत बहुत हो गई ना। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपनी माँ वाला मामला भी उठाना बंद कर देंगे कुछ दिनों बाद, आप देख लीजिएगा। लोगों को असल में आपके जब पत्ते पिट क्योंकि जाते हैं ना, आपका खेल समझ में आ जाता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना। एक बात बताइए अभय जी कि 11 सालों में ऐसा क्या-क्या खराब हो गया कि लोग इतने ज़्यादा इनसे हटके राहुल गांधी की तरफ चले गए? ऐसी कौन-कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती ही मानते हैं आप कि मोदी को ये नहीं करना चाहिए था, इसका बड़ा नुकसान हो गया? ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हम मानते हैं आप? देखिए, मोदी ने एक नारा दिया था जिसकी बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, बाकी और तमाम नारों वगैरह की ज्यादा चर्चा की जाती है। वो नारा ये था कि मिनिमम स्टेट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब
राज्य की संस्था का हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गवर्नेंस अधिकतम होगी, ये नारा दिया था उन्होंने। आज क्या स्थिति है? जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, जो एनडीए शासित प्रदेश हैं, भाजपा के सहयोगी दलों द्वारा शासित प्रदेश हैं और केंद्र सरकार है, गवर्नेंस की वहां पर क्या हालत है? गवर्नेंस में सब कुछ आता है। गवर्नेंस में लोगों को रोजगार देना भी आता है, गवर्नेंस में महंगाई कम करना भी आता है, गवर्नेंस में कानून और व्यवस्था भी आती है, गवर्नेंस में यह भी आता है कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स को पब्लिक के ऊपर बेलगाम छोड़ ना दें और लोगों के पैंट उतरवाते हुए घूमे, लोगों की पिटाई करते हुए घूमे, लोगों को लिंच करते हुए घूमे, ये सब करते हुए घूमे, ये भी गवर्नेंस में आता है। अब आप देखिए इस देश को पिछले 2024 में मोदी जी तीसरी बार गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से क्या गवर्नेंस प्राप्त हुई? मोदी जी ने गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या किया है? देश में क्या किया है बताइए? कुछ भी नहीं किया है। आज स्थिति यह है कि इनके मुख्यमंत्रियों और इनके मंत्रियों और विधायकों और सांसदों के खिलाफ जनता में बहुत जबरदस्त नाराजगी है। राहुल गांधी ने अभी एक भाषण में कहा था कि मैं बीजेपी के कुछ सांसदों को जानता हूं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप मेहरबानी करके मोदी जी को वोट चोर ना कहें। राहुल गांधी ने उनको लिख के भेजा कि भाई वोट चोर क्यों ना कहें, तो उन लोगों का कहना यह था कि उनको वोट चोर अगर आप कहेंगे तो फिर लोग हमें जवाब देना पड़ेगा पब्लिक में। इनकी एक मुख्यमंत्री को एक व्यक्ति ने जो गुजरात से आया था बाल पकड़ के खींचे, उसको एक चांटा दिया और उसका सिर मेज में दे मारा। कितने मुख्यमंत्रियों के साथ ये घटना होती है? बिहार में इनके 2 कैबिनेट रैंक के मंत्री काफी दूर तक कई किलोमीटर भागे, पुलिस जनता डंडा लेके उनके पीछे दौड़ रही थी। मध्य प्रदेश में इनके विधायक को पुलिस ने पीटा। उत्तर प्रदेश में इनके जो राज्य मंत्री स्तर के लोग हैं वो सरकार और विधायक लोग जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने दे रहे हैं। एक आम बात हो गई है वहां पर। तो ये तो इन लोगों की हालत है। पार्टी के अंदर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, पार्टी के अंदर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। हालत यह है कि जो विदेश मंत्री है उनके बेटे के ऊपर उनके बेटे की छीछा लेदर हो रही है। गडकरी जो इतने वरिष्ठ मंत्री हैं उनके बेटे की पार्टी के भीतर से छीछा लेदर की जा रही है। ये तो इनकी पार्टी के अंदर की हालतें हैं। और इनके जो तमाम नेता हैं वो बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आम लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। जैसे कि अभी कहा गया कि हनुमान जी जो है पहले अंतरिक्ष यात्री थे, पहले अंतरिक्ष में गए थे। अभी इनके एक मुख्यमंत्री ने ही कहा कि कृष्ण को तो माखन चोर जो है मुगलों ने बनाया, वो माखन चोर नहीं थे। मतलब ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं, सब लोग हंसते हैं इनके ऊपर। भाई क्या मानसिक बुद्धि कम हो जाती है? नहीं, ये लोग देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग हमेशा से ही ऐसे थे। वो इनको असल में सरकार प्राप्त हो गई तो इनको शुरू में पब्लिक इसको जिताया। पब्लिक थोड़ी उम्मीद भी रखती है, थोड़ा टाइम भी देती है पब्लिक उनको। ये इनमें एक खूबी जरूर है, सत्ता प्राप्त करने के बाद उसको कैसे कैप्चर किया जाता है और कैसे उसको कायम रखा जाता है, इस हथकंडे पे इनकी दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा महारत है। तो चिपके हुए हैं सत्ता से, हेडलाइन मैनेजमेंट सीख लिया है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ये सब सीख लिया है, यही सब करते रहते हैं दिन रात। हाँ ठीक है, उसी की रणनीति है। इस समय सबकी निगाह उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है। क्या होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में? आसानी से जीत जाएगा एनडीए का गठबंधन का प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा? चंद्रबाबू नायडू का क्या रोल रहेगा? आपको क्या लगता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ खेला हो सकता है, आसानी से जीत जाएगा एनडीए का प्रत्याशी? अभी पहली नजर में तो नहीं लगता कि इसके अंदर कोई खेल होगा। पहली नजर लगता है कि भाई एनडीए का जो बंदा है वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन ऐसे चुनावों में आखिर तक उसके ऊपर निगाह रखनी पड़ती है। अभी तो बहुत कुछ घटित हो कुछ भी सकता है, घटित कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर्स जो है वो अभी तो पहली नजर में इन लोगों के पक्ष में है। चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से खड़े रहेंगे या चंद्रबाबू नायडू थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, दाएं जा सकते हैं? भाई अगर चंद्रबाबू नायडू कोई सौदा करना चाहते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी से उनका राष्ट्रपति जितवाने के लिए वो कुछ ना कुछ वायदा करवा लेंगे, उपराष्ट्रपति कोई बड़ी चीज ले लेंगे उनसे। हो सकता है कोई वो केंद्र सरकार में कोई बड़ी हैसियत मांग लें अपने लिए, तो वो तो पता लग जाएगा हम लोगों को भाई कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने वोटों के जरिए इनसे क्या हासिल किया। वो बात छुपनी थोड़ी ना है, वो अच्छा, निकल के आ जाएगी। जैसे जगन मोहन ने आरोप लगाया था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल के संपर्क में है, क्या ये बात सही हो सकती है कि चंद्रबाबू नायडू दोनों तरफ से बैलेंस करा बना के चल रहे हो? देखिए मेरा कहना, चंद्रबाबू नायडू इस प्रकार के नेता है, वो सबके संपर्क में रहते हैं।
चूंकि जगनमोहन रेड्डी के साथ कुछ उनकी दुश्मनी ज्यादा हो गई है, जगनमोहन रेड्डी ने उनको जेल वेल भेज दिया था मतलब, और वहां पर रेड्डी वर्सेस कम्मा वाली राजनीति भी है आंध्र प्रदेश में, इसलिए उनके साथ भले ही वो संपर्क में ना हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस तरह के नेता हैं, उनकी उंगलियां एक साथ कई जगह रहती हैं, कई बर्तनों में रहती हैं उनकी उंगलियां। तो वो बहुत ही कुशल नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं। वो एक गठजोड़ से दूसरे गठजोड़ में जाना, वापस आना, इसमें उन्हें एक पल नहीं लगेगा। नीतीश बाबू की तो बात ही करना मैं तो बेईमानी ये भी है। गारंटी आपको देता हूं कि मान लीजिए अगली बार कांग्रेस के नेतृत्व में गठजोड़ सरकार बन जाए केंद्र में, और चंद्रबाबू नायडू हो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो कांग्रेस वाले गठजोड़ में चले जाएंगे। ये बढ़िया है। ऐसे बहुत से लोग हैं भाई। अब आप देखिए कि जो नीतीश कुमार चले जाएंगे उधर, क्यों रहेंगे नीतीश कुमार यहाँ पे इधर? ठीक केंद्र में जिसके पास सत्ता है, हर मुख्यमंत्री उसके साथ रहना चाहता है, बशर्ते वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री ना हो, बशर्ते वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो, बशर्ते वो कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यमंत्री ना हो, बाकी सब तो रहना चाहते हैं। जो भी केंद्र में इसके पास सत्ता होगी उसके साथ रहेंगे। आप सोचिए जिस वक्त केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की, नेशनल फ्रंट की और उसकी सत्ता थी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू उसके संयोजक थे उस मोर्चे के। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता आ गई तो फिर वो अपने उधर चले गए, उन्होंने जीएम बालयोगी को वो लोकसभा का अध्यक्ष बनवा लिया, उधर चले गए। तो वो तो उनके बाएं हाथ का खेल है, और तुरंत उनके प्रवक्ता पलट जाते हैं, वैसे ही तर्क देने लगते हैं। एक जेडीयू का प्रवक्ता है नौजवान, वो बड़ी खूबसूरती से, जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे और राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन तैयार कर रहे थे नीतीश कुमार, ऐसे ऐसे खूबसूरत तर्क ढूंढ के लाता था वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और एक दिन पहले तक उन तर्कों को दे रहा था। जिस दिन नीतीश कुमार ने उधर पलटी मारी, उसके बाद बिल्कुल वो दूसरी तरफ के उतनी खूबसूरत तर्क देने लगा, और उतने ही इत्मीनान और विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए। बड़ा बड़ा कलेजा चाहिए बात के लिए। मैं तो इन लोगों की इस क्षमता पे बहुत चकित रहता हूं भाई, ये कैसे, कहां से आती है क्षमता ये? नहीं, लेकिन आपको इसलिए नहीं चकित रहना चाहिए कि हमारी मीडिया भी ऐसी है। जब 3 बिल लाए थे किसानों के लिए, तो सारी गोदी मीडिया कह रही थी कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक, इतिहास रच दिया, भूतो ना भविष्यति, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और जब 700-800 किसानों ने आत्महत्या कर ली और प्रधानमंत्री जी को लगा कि इन किसानों के चक्कर में सिंहासन चला जाएगा, बिल वापस के लिए कह दिया, मेरी तपस्या में कमी रही होगी, मैं बिल वापस लेता हूँ। तो इसी गोदी मीडिया ने कहा कि प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक, बिल वापस ले लिए। जब अमेरिका गए तो इसी गोदी मीडिया ने चलाया कि चीन को करारा जवाब, चीन कांप गया अमेरिका और भारत के रिश्तों से। चीन गए तो इसी गोदी मीडिया चलाया कि अमेरिका कांप गया भारत और चीन के रिश्तों से। तो लोग ऐसी ऐसी चीजों पे हंसते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए, जिस तरह से ये गोदी मीडिया रंग बदलती है। अच्छा, ये मीडिया के, गोदी मीडिया के स्वरूप को लेकर जो जनता के बीच में जो रिएक्शंस हैं, ये बड़ी, मैं देख रहा हूँ, बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। कई चुनाव में तो हमने देखा है कि बड़े बड़े चर्चित एंकरों को जनता ने दौड़ाया, जैसे बिहार में मंत्री और विधायक को दौड़ाया। तो ये पब्लिक में अगर ये इमेज बनती चली जाएगी कि आप सत्ता की चरण वंदना में झूठ सच दिखा रहे हैं। मोदी जी की माँ का एपिसोड ही सुबह से चैनलों पे चल रहा है 1 घंटे से, कि जिसमें ना राहुल ना तेजस्वी, किसी भी ऐरे गहरे आदमी ने आके बयान दे दिया तो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, उसे बिहार बंद चल रहा है। गोदी मीडिया पे कह रहा है 4 तारीख को बिहार बंद। संजय जी, काहे का राष्ट्रीय मुद्दा, काहे का बिहार बंद, क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा है? अगर ये गोदी मीडिया और भाजपा कह दे राष्ट्रीय मुद्दा है, तो हम लोग उसको राष्ट्रीय मुद्दा मान लेंगे। किस बात का राष्ट्रीय मुद्दा है भाई? वो सत्ताधारी पार्टी है, एनडीए सत्ताधारी मोर्चा है, वो एक दिन बिहार बंद करवा देगा और कह देगा भाई बिहार सफल रहा, कामयाब हो गया, बंद रहा बिहार। सरकारी पार्टी के लिए बंद करवाना बहुत आसान है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी जोर के, एक दिन का बंद करवा देंगे वो लोग। बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। और क्या होता है अब ना, इतनी इनकी दम है तो जाए वो बिहार बंद करें, तमिलनाडु में तमिलनाडु बंद करें, जाए ना वो, तो पता चल कर्नाटक बंद करें जाके। अगर इतनी ज्यादा उनमें दम है और कर्नाटक और तमिलनाडु की जनता नरेंद्र मोदी की तरह आंसू बहा रही है मां के अपमान के ऊपर, सारा देश आंसू बहा रहा है, तो जाके करें ना वहां पे बंद। हाँ, बंगाल बंद कर दें। हाँ, बंगाल चले जाए, वहां बंद कर दें। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब ये देखिए, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, इनका कोई अर्थ मतलब नहीं है, इससे राजनीति हमारी प्रभावित नहीं होती। वो वक्त चला गया जब इससे राजनीति होती थी कभी प्रभावित, इसलिए क्योंकि ये लोग नए थे, लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे। इनके पास बहुत ही चटखारेदार, जायकेदार और चटपटी किस्म की बातें थी जो लोगों को आकर्षित भी करती थी। मतलब जो नारे गढ़ने में ये लोग उस्ताद थे,
आज भी उस्ताद है, मेरा मानना ये है। ऐसे-ऐसे नारे गढ़ते हैं तो लगता है कि वाह! क्या नारा निकाला है। तो ये सब करते हैं ये लोग, बाकी इन लोगों में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। आम पब्लिक इनसे बोर इनकी इनकी नारे इनकी इनकी फिक्रेबाज़ी से आजिज़ आ चुकी है बिल्कुल। लोगों को कोई असर नहीं होता इनकी फिक्रेबाज़ी का इस वक़्त। इस वक़्त हालत ये है कि जो लोग विपक्ष की बात करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उसको सुनने और ग्रहण करने वाले और देखने वाले लोगों की संख्या लाखों में जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही हाल है और ये स्थितियाँ बता रही हैं कि अब हवा किधर बह रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय द्विवेदी जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय का, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। शुक्रिया, थैंक यू।